हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक वीक एसिड का टाइट्रेशन का कर्व ड्रॉ किया था स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, है ना, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना, एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये 4 टाइट्रेशन कर्व्स हम लोगों ने देखे थे। और मैंने लास्ट टाइम पे कहा भी था कि लेक्चर लंबा हो रहा है ना, इसलिए कुछ टाइट्रेशन कर्व हम लोग जो है अगले लेक्चर के लिए पास कर देते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 में, है ना, लेक्चर 10 में मैं आपको और जो रेमिनेंट टाइट्रेशन कर्व्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो केस होगा वो होगा पॉलीप्रोटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व कैसा होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट, या अगर आप शुरू से केस नंबर 9 के केसेस लेते हुए चले तो एक्चुअली ये केस 5th है, केस 5th, है ना। टाइट्रेशन कर्व ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का मैं टाइट्रेशन कर्व यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, है ना, मैंने यहां पे डेटा भी लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H3PO4, ठीक है, H3PO4 है जो आपने लिया है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 m है, 1 m है, और ये 50 ml है, ठीक है। इसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है और उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 m है, ठीक है। तो मैं अलग अलग वॉल्यूम पे इसको टाइट्रेट करता जाऊंगा और हम लोग, है ना, हर उस पे pH निकालते चले जाएंगे। तो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस, कि जब वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 0, तो जब 0 वॉल्यूम NaOH का होगा, ठीक है, NaOH का 0 वॉल्यूम लगेगा, तो यानी ये सिर्फ H3PO4 है। H3PO4 देखिए, स्ट्रॉन्ग जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं उनके फर्स्ट आयनाइजेशन से, है ना, जो कुछ भी H+ बनता है वही मेन H+ होता है। बाकी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन बहुत ही सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि H+ जो पहले आयनाइजेशन से बनता है वो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो H3PO4 का pH कितना हो जाएगा, pH विल बी इक्वल टू, है ना, जो वीक एसिड का फॉर्मूला हाफ pKa, है ना। H3PO4 का pKa1 जो है दिया हुआ है, pKa1 3 है, pKa2 5 है, और pKa3 जो है ना, 3 है, 7 है और 11 है, सॉरी 3, 7 और 11 है, ठीक है। ये दिया हुआ है वैल्यूज पहले से। तो pKa1 यानी pKa1 प्लस log C हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ pKa1 हो जाएगा 3, और log C, log 10 to the power of -1 is -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/2, यानी pH इस वक्त कितना है, 1 है, ठीक है। तो जब आप NaOH 0 ml डालते हैं तब pH 1 है, ठीक है। अब अगला, जब वॉल्यूम NaOH का कहां पहुंच जाता है, शुरू से, ठीक है, शुरू से पहुंच जाता है 25 ml, ठीक है। तो जब 25 ml आप इसमें NaOH डालेंगे तो क्या होगा, तो H3PO4 तो आपका है ही 50 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मिलीमोल्स आ जाएगा। तो H3PO4 कितना मिलीमोल है, ये 5, साथ में NaOH से रिएक्ट करते हैं, 25 ml है, 25 इंटू 0.1 2.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही अभी रिप्लेस कर रहा हूं हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 5, 2.5, 0 डैश 2.5, 0 2.5 डैश। अब आप देख सकते हैं ये बफर का केस हो गया, ठीक है, ये बफर का केस है। और बफर के केस में दोनों बराबर है ना, एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों बराबर है। आप यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू pKa। अब ये पहला H लूज कर रहा है तो pKa1 लेंगे, pKa1 प्लस log सॉल्ट बाई एसिड 2.5/2, ठीक है, 2.5/2 जो है वो 1 हो जाएगा, है ना, यानी इस वक्त pH कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो शुरुआत में 0 ml पे pH 1 था, है ना, और 25 ml पे 25 ml जाने के बाद pH 3 है,
ठीक है, pH3 है। ऐसे ही जब वॉल्यूम है ना, अगला वॉल्यूम क्या है, अगला वॉल्यूम है ना 50 ml, ठीक है। तो अगला वॉल्यूम जब 50 ml डाल दिया गया होगा तब पीएच कितना होगा। फिर से करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, और बाद में हम टैबुलेट कर लेंगे इसको। अब 50 ml डालने पर क्या होगा, शुरू से 50 ml, यानी अगर शुरुआत में H3PO4 था और NaOH आप डाल रहे थे, ये NaH2PO4 प्लस वाटर में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये तो 0.1 इंटू 50 हो जाएगा 5, और ये भी 50 इंटू 0.1 हो जाएगा, ये भी 5, 0 0 0 0 5 डैश। मैंने हमेशा कहा कि अगर एम्फीप्रोटिक सॉल्ट होता है, जैसे ये है ना, ये एम्फीप्रोटिक है, ये H+ भी कर सकता है और भी कर सकता है। इसका पीएच मैंने निकालना आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सिखाया था, लेक्चर 5 या 6 में होगा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला था पीएच इज इक्वल्स टू, है ना, ये जो लूज करके H आता है वो pKa, यानी हो जाएगा pKa1 प्लस ये H लूज करेगा तो उसे pKa2 कहेंगे, ये अगर H लूज करेगा तो pKa2 करेंगे, इनका एवरेज हो जाता था, यानी ये आ जाएगा आपका 3 + 7/2, यानी है ना 5, ठीक है, ये 5 आ जाएगा NaOH अगर आप 50 ml ले लेंगे। अब ये एक पहला इक्विवेलेंस पॉइंट है क्योंकि दोनों खत्म हो गए, ठीक है, दोनों खत्म हो गए, तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 75 ml डालने पर क्या होगा, जब वॉल्यूम NaOH का 75 ml हो जाएगा तो क्या होगा। तो आप देख चुके हैं 50 डालने पर तो ये बन गया 5 मिलीमोल, अब और 25 डालना होगा। तो अब मैं इस रिएक्शन को अलग से लिख रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन अब नया रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन बदल जाएगा। फिर ये NaOH से रिएक्ट करेगा और अब की बार Na2HPO4 बनेगा प्लस H2O, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब 50 ml डालने तक तो ये 5 बना, ये 5 लिखा मैंने। अब 25 और डालना है तो 25 इंटू 0.1 हो जाएगा 2.5, ये 2.5 बनेगा। क्यों मैंने 50 को एक लैंडमार्क माना, क्योंकि 50 तक आते आते H3PO4 खत्म हो जाता है, अब NaH2PO4 बचा है, तो 50 के बाद रिएक्शन बदल जाता है हमारा, ठीक है, इसलिए मैंने 50 तक माना कि यहां पहुंचे। अब 50 के बाद और 25 ml डालने पे 75 पहुंच जाएंगे। अगर आप 25 ml डालेंगे तो 25 इंटू 0.1 इज 2.5, ठीक है, ये 0 है, ये डैश है, ये 2.5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। इस वक्त पीएच अगर आप निकालेंगे, इस वक्त का पीएच 5 है, देखिए कैसे ग्रेजुअली पीएच बढ़ रहा है, ठीक है ना, पीएच 1 था, ठीक है, फिर 5 हो गया पीएच, ठीक है। अब फिर ये सॉल्ट, फिर ये बफर का केस है, क्योंकि है ना H2PO4 माइनस जो है, ये अगर एसिड मांगते हैं तो HPO4 2 माइनस जो है यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा pKa2, 2 इसलिए क्योंकि ये जब अपना दूसरा हाइड्रोजन लूज करके इसमें बदल रहा है, प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड यानी 2.5/2.5, ठीक है, 2.5/2.5 हो जाएगा। और pKa2 जो है उसकी वैल्यू जो है मेरी समझ से 7 है, ठीक है ना, pKa2 की वैल्यू जो है वो 7 दी गई है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी जो नया पीएच आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब अगला केस है ना, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 100 ml, तो 100 ml जब हो जाता है तभी मैं 50 के बाद ही उसको कंसिडर करूंगा। 50 तक क्या हालात थे, ये हालात थे H3 नहीं, 50 तक के बाद मैं ये रिएक्शन लिखता हूं क्योंकि 50 तक H3PO4 का नामो निशान खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 ml का मतलब 75 ml तक आप यहां थे और इसमें आप 25 डाल दीजिए, ठीक। तो आपका ये रिएक्शन है NaH2PO4 प्लस NaOH to HPO4 प्लस H2O, ठीक है ना। NaH2PO4 है, ये कितना है 2.5 है, 75 ml तक। अब 25 और 70 से 100 का मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया 25, ठीक है, 25 ml का मतलब है 25 ml इंटू 0.1 यानी कितना 2.5 मिलीमोल। फिर ये 2.5 डाल दिया गया, तब तक ये पहले से 2.5 था और ये डैश था, है ना। अब क्या होगा, इसका 2.5 इसके 2.5 से रिएक्ट कर जाएगा, 0 0 5 डैश। अब ये खाली एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बच गया है और एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का पीएच हमें निकालना आता है। पीएच कैसे आ जाएगा, ये H लूज करेगा तो उसे pKa3 कहेंगे, और ये जिसके ये H लूज करके इससे बनेगा इसको pKa2 करेंगे, इसका एवरेज हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने
आपको लेक्चर 5 या 6 में पढ़ाया है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस था, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो pKa2 जो है वो 7 है, pKa2 जो है वो 7 है, और pKa1 जो है, pKa3 जो है वो 11 है। तो ये आ जाएगा 7 + 11 / 2, 18 / 2 इज 9, ठीक है। तो आपका जो pH है ये 9 हो जाएगा, pH 9 आ गया, ठीक है। 100 ml पे है ना 9 आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एक पॉलीप्रोटिक सॉल्ट है, पॉलीप्रोटिक एसिड है ना। तो ध्यान दीजिए 50 ml पे ये गायब हो जाएगा, पहला H खत्म हो जाएगा। अब फिर एक H गायब हुआ स्पीशी बचा है ना, NaH2PO4, ये भी 100 ml तक क्या हो गया, गायब हो गया। अब सिस्टम में अगर कोई चीज बच गई है तो वो सिर्फ बच गया है Na2HPO4, ठीक है, ये बच गया है Na2HPO4 बच गया है। अब तो देखिए 3 है किसके पास, H3PO4 के पास 3 हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन 100% समाप्त हो जाता है 50 ml पे, पहला हाइड्रोजन खत्म हो गया, अब सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं। पहला हाइड्रोजन वाली स्पीशी खत्म हो गई, 3 हाइड्रोजन वाली स्पीशी खत्म हो गई, 2 हाइड्रोजन वाली स्पीशी बची है। 2 हाइड्रोजन वाली स्पीशी में से एक हाइड्रोजन हमेशा के लिए कब गायब हो जाता है, जब 100 ml पहुंच गए, तो अब 2 हाइड्रोजन वाली स्पीशी भी गायब हो गई, अब एक बचा है। यानी 2 इक्विवेलेंस, ये दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड दिस इक्विवेलेंस पॉइंट इज फॉर H3PO4, ठीक है, H3PO4। दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, and it is for न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2PO4 माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 125 ml देखते हैं और 150 ml देखते हैं। अगर 125 ml पे जाएंगे तो क्या होगा, अब वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 125 ml, तो 100 ml तक तो ये हालात है, ये तो गायब हो गया, ये बचा है, ये बचा कितना है, Na2HPO4 कितना बचा है, ये 5 प्लस NaOH चेंजेस इनटू Na3PO4 प्लस H2O, ठीक है। ये 100 ml तक तो ये था हालात, ये 5 मैंने यहां ले लिया, 25 जो एक्स्ट्रा आ गया, 25 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 2.5 मिलीमोल हो जाएगा। ये 2.5 मिलीमोल और आ जाएगा, 0-2.5 अब आप देख सकते हैं यहां पे है ना, आप क्या देख सकते हैं कि ये बफर बच गया, ठीक है, ये यही एक बफर बच गया है। ये H3PO4 एक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो ये भी एक बफर फॉर्मेशन हो जाएगा। बफर का pH कैसे निकलेगा, pH इज इक्वल्स टू, अब ये H लूज कर रहा है तो pKa3 कहेंगे, pKa3 प्लस लॉग 2.5/2.5, ठीक है। pKa3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी है ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है pKa3 की वैल्यू जो है वो 11 है, ठीक है, तो यहां पर 11 आ जाएगा, तो pH हमारा 11 हो गया यहां पे। तो आप देख रहे हैं कैसे ग्रेजुअली pH बढ़ता चला जा रहा है, 11 हो गया, ठीक है। अब अगर आपने इसमें 150 ml डाल दिया, 150 ml, तो 25 ml और एक्स्ट्रा डाला यहां से, तो क्या होगा, ये सिस्टम में अभी भी है, कितना है, Na2HPO4 2.5 ml है, 2.5 मिलीमोल है ना। NaOH आपने 25 ml और डाला तो 2.5 मोल इसका भी आ गया, चेंजेस इनटू Na3PO4, आप देखिए NaPO4 है ना, पहले से 2.5 है और नहीं है, ठीक है। अब 2.5 इसके 2.5 अगर कर, ठीक है, तो ये 0 बचा, ये 0 बचा और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 बच गया। अब ये प्योरली एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बच गया है, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन गया है, जहां पे है ना पॉलीवैलेंट आयन है। तो आपको बताया था कि पॉलीवैलेंट आयंस के केस में पहली जो हाइड्रोलिसिस होती है वही मान्य होती है, उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो इस केस को मैंने क्वेश्चन के रूप में पहले कराया भी है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहले के लेक्चर्स देखें, है ना, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स देखे बिना इस लेक्चर में जंप कर गए हैं, ठीक है ना। आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आप पहले के 9 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमेशा अगर किसी चैप्टर को आपको सीखना है, वो चैप्टर श्योर इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आप एकदम शुरुआत से हर लेक्चर सीक्वेंशियल मैनर में देखें, तभी ये सब्जेक्ट आपको आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था पहले ही, हाफ pKw प्लस pK3 प्लस log C, ये आ जाएगा, ठीक है। तो pH इज इक्वल्स टू हाफ pKw कितना हो जाएगा, 14, pK3 11 है, ठीक है, 11 है, प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन 5 मिलीमोल है,
और इसको लिया गया है 150 ml NaOH 150 ml डाला गया है अब तक, और H3PO4 पहले से कितना था 50 ml, यानी टोटल इसका वॉल्यूम जो है वो 200 ml हो जाए। ठीक है, 200 ml, तो हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा 1/4 जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा pH आ जाएगा 14 + 11 + 1.6। ठीक है ना, log 40 -1.6 log, देखिए log 1/40 को आप लिख सकते हैं माइनस log 40, और log 40 की वैल्यू हो जाएगी 1.6, क्योंकि log 4 जो है वो 0.6 होता है। ठीक है, 1.6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 - 1.6/2 है ना, 23.4 डिवाइड बाई 2 11.7। ठीक है, तो ये pH आपका आ गया 11.7। और मैं आपको बताऊं कि ये एक तीसरा थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट है ना। किसका इक्विवेलेंस पॉइंट है ये? H2PO4 माइनस का या HPO4 माइनस का। ठीक है, ये HPO4 माइनस का इक्विवेलेंस पॉइंट है, HPO4 माइनस। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक 150 ml तक तो चीजें देख ली, एक करके। मैं इन डेटा को टैबलेट करना चाहता हूं ताकि मैं आगे के चीजें देख सकें हम लोग कि क्या होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि इसके बाद क्या होगा, ये थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अब ये तो खत्म हो गया, अब और फर्दर NaOH डालेंगे। अगर आप फर्दर में NaOH डालेंगे तो सिस्टम में सिर्फ क्या बच जाएगा, NaOH बच जाएगा, और NaOH की वजह से pH काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, pH काफी बढ़ने लगेगा, तो वो भी डेटा मेरे पास मौजूद है ना। जब आप 200 ml NaOH डाल देते हैं, ठीक है, तब इसका pH 12.3 हो जाता है। ठीक है, 12.3 हो जाता है। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि लास्ट चीज, जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 200 ml हो जाता है, तब pH जो है वो 12.3 हो जाता है। आप निकाल सकते हैं, है ना, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 50 ml है ना, तो 50 ml यहां से यहां आया, तो 50 × 0.1, 50 × 0.1 मतलब 5 मिलीमोल माइनस होगा, 5 मिलीमोल OH माइनस होगा, और वॉल्यूम कितना होगा 200 इसका, और 50 H3PO4 का 250, तो 5 मिलीमोल बाई 250 का लॉग ले लेंगे, वो POH आएगा, और उससे फिर आप pH निकाल लेंगे। खैर ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के रखी है, 12.3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। शुरुआत में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, पे इक्विवेलेंस पॉइंट है, फिर 7 है, फिर 9 है, 9 पे इक्विवेलेंस पॉइंट, फिर 11 है, और फिर 11.7 है, इस पे इक्विवेलेंस पॉइंट है, फिर 12.3 हो गया। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वैल्यूज तो हमें याद रहेंगी, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। क्या? अच्छा ध्यान रखिए, ये शुरुआत में 1 है, फिर ड्रास्टिकली बढ़ा, फिर कुछ देर ये बफर बनाता है तो कांस्टेंट रहा होगा, है ना, और फिर अचानक शूट करके 5 हो गया होगा। ठीक है, 5 हो गया होगा, फिर इसने रिएक्ट किया, बढ़ा, फिर इसके आसपास बफर बनता है तो कांस्टेंट रहता है, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, और फिर शूट करके 11 जाए, कुछ इस तरह का। तो कल आपको याद होगा मैंने एक मोनोप्रोटिक एसिड का जो ग्राफ प्लॉट किया था, है ना, ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा, बस अंतर ये होगा कि ये ग्राफ 3 बार अपने आप को रिपीट करेगा। मैं समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है ना, मैं कहना ये चाहता हूं कि कल हम लोगों ने वीक एसिड का ग्राफ प्लॉट किया था, तो कुछ ऐसा आया था, वीक एसिड के pH का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, कि हम लोगों ने शुरुआत में ये रैपिडली बढ़ता है क्योंकि कुछ आयंस मौजूद होंगे, फिर बीच में ये बफर फॉर्मेशन करता है, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के पास ये सीधा बहुत तगड़ा जंप लगता है, और फिर कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब यहां पे जो ग्राफ है ना, ये तो एक सिंगल एसिड के लिए था कि मान लीजिए जिसमें एक H+ आयन H3COOH है, लेकिन अगर कोई एसिड ऐसा हो जो H3PO4 हो, जो एक H+ लूज करने के बाद फिर दूसरा भी कर सकता है, फिर तीसरा भी कर सकता है, तो ये ग्राफ 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, ये ग्राफ 3 बार रिपीट होगा। तो मैं H3PO4 का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, और फिर आपको दिखाऊंगा जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली है उससे मैच करते हुए वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH है, ये 0 है, 25, 50, 75, 100, 125, 150,
175 और 200। ठीक है, ग्राफ कैसा आ जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है और ये pH है। ठीक है, pH है। pH का ग्राफ कैसा आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 7 8 14। जब वॉल्यूम 0 था तब pH कितना था? 1। 25 होने पे कितना है? 3। और 50 होने पे कितना है? 5। 5 हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो कुछ ऐसा आएगा, 1 से शार्पली बढ़ेगा फिर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट इसलिए रहेगा, 1 से शार्पली बढ़ेगा इसलिए, ये बिल्कुल वीक एसिड वाला ग्राफ है। शार्पली बढ़ेगा फिर थोड़ा देर बफर के वजह से, ये बफर रेंज है जिसमें ये कांस्टेंट रहता है। फिर 5 इसका पहला इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। ठीक है ना, और 5 के बाद ये सीधा 7 पे पहुंच जाएगा, यानी 5 इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है। फिर 75 पे ये 7 हो गया, ये जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है। देखिए ये ग्राफ वही है ना, ये बफर जोन है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से इसको अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं। शुरुआत में pH तेजी से बढ़ा होगा, फिर बफर बनने की वजह से रुक गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये पॉइंट है, और फिर बहुत तेजी से शूट किया होगा, और फिर ये बफर बना दिया इसने ऐसे, यहां बफर बना। ठीक है, तो ये पहला इक्विवेलेंस पॉइंट है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है ये। ठीक है, ये फिर बफर, फिर ये बफर बना। अगला बफर किसकी वजह से बनता है? जब 7 के आसपास पहुंचते हैं आप तो बफर बनता है H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस की वजह से एक बफर फॉर्मेशन होता है 7 के आसपास। और फिर 100 ml पे है ना, 100 ml पे इसका जो 100 ml पे इसका pH कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपका सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, वो फिर 9 से जंप करके पहुंच जाता है। ठीक है, यानी है ना ये 7 है। 7 के बाद ठीक है, 7 के बाद ये 9 पहुंच जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे। इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये 9 पहुंच जाएगा, और फिर ये है ना हाँ, तो ये कुछ ऐसा होता है। 9 पे इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच जाएगा, और फिर 125 पे ये 125 ml पे है ना, ये 11 पहुंच जाएगा। 125 ml पे 11 के आसपास पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल यहां से बढ़ी चीजें, फिर कांस्टेंट सी हो गई, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पर 9 हुआ, और झटके से 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 के आसपास ये थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरी बार बफर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये 125 के आसपास ये जो 11 बना है, 125 के आसपास एक कांस्टेंट हो जाएगा। HPO4 माइनस और PO4 3 माइनस की वजह से एक बफर फॉर्मेशन टेक्स बन रहा है यहां पे, इसलिए 125 के आसपास इसका जो pH है वो लगभग कांस्टेंट रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। फिर क्या होगा, 125 के आसपास ऐसा रहा, फिर 150 के आसपास, फिर 150 के आसपास इसका तीसरा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और इसकी वैल्यू 150 के आसपास कितनी हो जाएगी? 150 के आसपास ये 11.7 हो जा रही है। ठीक है, 150 के पास ये 11.7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 150 के आसपास ये 11.7 हो जा रहा है, व्हाटएवर। और फिर ये अचानक इक्विवेलेंस पॉइंट पे शूट कर जा रहा है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्राफ शूट कर गया। ठीक है, और फिर ये 12.3 के आसपास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आप लगभग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ये 11.7 लगभग यहां आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ फिर ऐसे शूट कर जाता है। ठीक है ना, ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, और ये थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है, और फिर ग्राफ है ना इसी तरीके से चला जाएगा। और इस ग्राफ को देखकर आप केस नंबर 6 बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब अगर मैं केस 6 की बात करूं, क्या कि ऐसा कोई आयन हो जो जिसमें एक से ज्यादा OH माइनस आयन हो, यानी पॉली एसिडिक बेस हो। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? तो आप इसको देखकर ही बता सकते हैं। अब मैं उसके केस में इतने डिटेल में है ना नहीं जाऊंगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आयन आ ही जाता है, ऐसा सॉल्ट आ जाता है, केस सिक्स्थ व्हेन पॉली एसिडिक
weak base is titrated with strong acid. ठीक है, मान लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स, इसमें 3 OH है और इसको आप HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो पक्का इसका ग्राफ कुछ ठीक इसका मिरर इमेज हो जाएगा। यानी शुरुआत में ये है ना ड्रास्टिकली घटेगा, फिर बफर, फिर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फिर ड्रास्टिकली घटेगा बफर, फिर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ऐसा है ना। तो इसका जो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, फिर ये शार्पली बढ़ने के बाद ये बफर रेंज में पहुंच जाएगा, फिर ये बीच में कहीं क्या है ना सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट उसे कहेंगे जब ये अपना एक OH लूज कर चुका होगा, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट उसे कहेंगे जब ये अपना 2 OH लूज कर चुका होगा, और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट हम उसे कहेंगे जब ये तीनों है ना OH लूज कर चुका होगा। इसको हम लोग थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे, थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टाइट्रेशन में है ना मैंने लगभग सारे केसेस बता दिए आपको। ठीक है, पॉलीवैलेंट सॉल्ट का केस है ना, आप मोनोवैलेंट सॉल्ट का जानते हैं, उसको 3 बार रिपीट कर दिएगा। जैसे जैसे ये ट्राइप्रोटिक एसिड था, तो मोनोप्रोटिक का ग्राफ बस इतना ही होता था, इतना 1s। ठीक है, अब मैंने उसको 3 बार रिपीट कर दिया, 1s 2s 3s। ठीक है, ऐसे ही है ना मोनो एसिडिक बेस का एक बार ऐसे होता था, s का है ना मिरर इमेज, यहां पे 3 बार हो जाए, 1 2 3, ऐसे 3 बार हो गया। तो सॉल्ट के लिए भी आप ऐसे ही ना प्लॉट कर लेंगे। तो टाइट्रेशन पार्ट तो खत्म हो गया। टाइट्रेशन में हर इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर में तब्दीली आती है, क्योंकि हम इंसान टेस्ट ट्यूब को देखकर बता नहीं पाएंगे कि उसके अंदर कोई चीज खत्म हो गई है कि नहीं। ठीक है, हम लोग टेस्ट ट्यूब में अक्सर रिएजेंट्स कलरलेस भी होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इक्विवेलेंस पॉइंट आया, कब चीजें आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को खत्म कर चुकी हैं। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पर चीजें जो है एक दूसरे को खत्म कर दिया है ना, तो यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट है, पर इंसान को इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलता, तो इंसान उसमें एक ऐसा केमिकल डाल देता है जो अपना इक्विवेलेंस पॉइंट पर रंग बदल देता है ना। इसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि इंडिकेटर आखिर काम कैसे करता है, क्यों वो रंग बदल देता है किसी भी इक्विवेलेंस पॉइंट पर। तो आइए इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसको समझा जाए। जब आप किसी चीज का टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, आपने यहां पे एक टाइट्रेशन आपने करना शुरू किया, ठीक है, आप इसमें जो है यहां पे आपने एक ब्यूरेट लगा दिया ना। टाइट्रेशन आमतौर पे सबने स्कूल में किया होता है। ये टाइट्रेशन हो रहा है यहां पे, और ये इसका स्टॉप कॉक है, यहां पे कोई चीज भरी गई है। अब ये बूंद बूंद जो है इसके अंदर जा रहा है, तो जब इसका और इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा, तो हम इसके अंदर एक इंडिकेटर डाल देते हैं ना। दिस इज समथिंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिकेटर। ठीक है, इसको इसके अंदर इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये इंडिकेटर क्या करता है, ये जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वो रंग बदल लेता है। इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, इसका मेन फंक्शन यही, चेंजेस इट्स कलर एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, इज कंप्लीट। तो जब भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये कलर अपना है ना बदल देगा। ठीक है, अब ये किस मैकेनिज्म से काम करता है इसको समझा जाए। आमतौर पे इंडिकेटर्स जो है वो एक वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। ठीक है ना, तो मैं बताता हूं आपको, जनरली indicators are weak acid or weak base, जनरली इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। जैसे, और इनको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच वीक एसिड हो जाएगा, लेकिन ये इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, करने वाला वीक एसिड है, तो इसको तो HIN लिख देते हैं जानबूझ के। ठीक है, IN यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो आमतौर पे इंडिकेटर्स जो है वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, और इनकी खास बात क्या होती है,
जब ये डिसोसिएट करते हैं H प्लस और आयन में, तो याद रखिए इनका जो अनडिसोसिएटेड या अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है, अनआयनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है, से इसका कलर A है, ठीक है, और आयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होता है, ठीक है। आयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है इसका, उसका कलर अलग होता है, कलर B हो जाता है, ठीक है ना, कलर B हो जाता है। तो ये दो तरह के कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और तो होता क्या है, अब आप इस इंडिकेटर को इसमें डाल दीजिए, तो इंडिकेटर को जब आप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, इस इंडिकेटर को इसके अंदर अगर आप डाल देंगे तो होगा क्या, ये इंडिकेटर अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कहिए KIN, ठीक है, KHIN कह दीजिए। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो ऐसा हो जाएगा, KHIN इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू IN माइनस बाय HIN। यानी H प्लस को क्या लिख सकते हैं आप, H प्लस इज इक्वल्स टू KHIN इंटू HIN बाय IN माइनस, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। अब होता क्या है, मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, इंडिकेटर है, ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला हुआ है NaOH। अब होगा क्या, जैसे जैसे NaOH इसके अंदर जा रहा है, HCl कम होता जा रहा है, तो pH क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। H प्लस आयन कम होने का मतलब क्या है कि, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो HCl है ये भी इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl ऐसे टूटा हुआ है, HCl चेंजेस इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस, ये घट रहा है, और ये आपका कॉमन आयन है, दिस इज कॉमन आयन हियर, यहां पे ये कॉमन आयन है, ये कॉमन आयन, कॉमन आयन है। तो जैसे जैसे ये घटेगा, इस रिएक्शन के लिए भी ये घटने लगेगा, और अगर इस रिएक्शन के लिए घटने लगेगा तो इस पूरी चीज को भी घटना होगा। ये पूरी चीज कब घटेगी, जब HIN घटे और ये बढ़े, यानी डिसोसिएशन होने लगेगा, डिसोसिएशन होने लगेगा, और जब डिसोसिएशन होने लगेगा तो ये कलर हावी होने लगेगा, ये कलर जिसकी मात्रा बढ़ने लगेगी वो कलर ज्यादा दिखने लगेगा, यानी कलर B दिखना शुरू हो जाएगा, पहले कलर A था मान लीजिए। तो क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब में बदलता pH इंडिकेटर को कॉमन आयन की वजह से अफेक्ट करता है, और बदलता H प्लस इंडिकेटर का वो इसके बाकी दोनों आयंस के रेशियो को अफेक्ट करता है, ठीक है, रेशियो को अफेक्ट करता है, और इन दोनों के रेशियो पे इस सॉल्यूशन का कलर डिपेंड करता है। कैसे करता है ये भी समझिए। आमतौर पर, ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर के लिए अलग अलग हो सकता है, पर आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर आयन माइनस और HIN का रेशियो 1/10 हो जाए, यानी इससे ये 10 गुना ज्यादा हो जाए, या 1/11 हो गया, मतलब इससे ये 11 गुना ज्यादा हो गया, तो जब भी एक आयन दूसरे से 10 गुना से ज्यादा होता है, 10 गुना से ज्यादा होगा, जो ज्यादा वाला है उसका कलर दिखाई पड़ेगा। तो अगर यहां पर 1/10 से अगर आप इस इन दोनों का रेशियो 1/10 से कम होने लगता है, यानी ये उससे 10 गुना से ज्यादा बढ़ने लगता है, तो फिर इसका कलर दिखाई पड़ने लगता है। इसका कलर कौन सा है, A है, ठीक है, कलर A है, यानी इस तरफ जब भी इनका रेशियो 1/10 से कम होने लगेगा, हमको कलर A दिखाई पड़ेगा, कलर A। अच्छा, और जब भी इनका रेशियो आपस में अब ये इससे 10 गुना ज्यादा हो जाए, यानी 10 और उससे ज्यादा होने लगे, 11 होने लगे, इससे 11 गुना ज्यादा, तो फिर है ना, इस आयन माइनस या अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है, यानी कलर B दिखाई पड़ने लगेगा, कलर B दिखाई पड़ने लगेगा। और ये वो रीजन है, ठीक है, तो ये कलर A है, इस रीजन में कलर A दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उस रीजन में कलर B दिखाई पड़ने लगेगा,
इस रीजन में कलर बी दिखाई पड़ने लगेगा, और ये वो रीजन है जिसमें कलर में चेंज आएगा, द कलर विल चेंज, कलर विल चेंज। तो पूरा ताना आप समझ गए कि बात किसी और के बीच में रिएक्शन हो रहा है, पर कॉमन आयन के वजह से यहां अगर H प्लस घटेगा या बढ़ेगा तो वो इसको भी अफेक्ट करेगा, और ये जब अफेक्ट होता है, ये जब चेंज होगा तो ये दोनों बराबर रहते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये जब बदलेगा तो इनको इस तरह से बदलना होगा, इस तरह से ये बदलेंगे आपस में कि फिर ये दोनों चीज बराबर रहे। यानी अगर ये घटेगा तो फिर न्यूमरेटर घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होने लगे, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू होगा। ठीक है, और इनका क्या रेशियो होता है वो इनका कलर तय करता है। ठीक है, कलर तय करता है। ठीक है, तो इनका कलर जो है ये रेशियो तय करता है। तो आप देख लीजिए कि हाँ ठीक है, इनका रेशियो जो है वो इनका कलर तय करता है कि क्या कलर होगा, इधर कलर ए कलर बी होगा, है ना, कलर में कब चेंज आएगा। आप यहां पर ये भी बता सकते हैं कि किस पीएच से किस पीएच के बीच में कलर चेंज होगा किसी इंडिकेटर का। आइए पीएच भी निकाल लेते हैं इंडिकेटर का। माइनस लॉग ले लीजिए, माइनस लॉग H प्लस आयन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KHIN माइनस लॉग HIN बाय IN माइनस, ठीक है ना, माइनस लॉग H प्लस को क्या लिख सकते हैं, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग KHIN को क्या लिख सकते हैं, PKIN, और माइनस है तो ये पलट जाएगा, यानी प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN। ये आपका है ना हेंडरसन इक्वेशन जैसा इक्वेशन है ना, और इससे आप पीएच निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पीएच निकालने का, वैसे आप पीएच यहां से भी निकाल सकते हैं, बेसिक्स से भी आप है ना इंडिकेटर का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पीएच किस पीएच से किस पीएच के बीच में ये इंडिकेटर रंग बदल लेगा, तो आप निकाल सकते हैं। इस वक्त पीएच कितना हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू PKIN HIN log इस 1/10, log 1/10 इज -1। ठीक है, और यहां आ जाएगा pH इज इक्वल्स टू PKIN, है ना, और प्लस log this is log 10 is 1। यानी pH कब कलर बदलता है ना, इंडिकेटर कब कलर बदलता है, आमतौर पे आइडियली ये PKHIN -1 से है ना PKHIN +1 के बीच में अपना कलर बदल सकता है। किसी इंडिकेटर के लिए ये रेशियो कुछ और भी हो सकता है, और किसी और इंडिकेटर के लिए ये रेशियो भी कुछ और हो सकता है ये 1/2 पे ही है ना कलर दिखाने लगे, और हो सकता है ये है ना 100:1 पे कलर दिखाए। ठीक है, तो ये इंडिकेटर टू इंडिकेटर वेरी करता है, इसलिए इंडिकेटर के कलर चेंज करने का जो पीएच है वो भी बदलता जाता है। यहां पर आपको इस बात को ध्यान देना है, दो नोटेबल बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो अक्सर क्वेश्चंस के रूप में आ जाएगा, है ना। फिनोल्फथैलीन जो है 8 से 10 के पीएच के बीच में कलर चेंज करता है। फिनोल्फथैलीन जो है उसका मिनिमम कलर 8 होगा, ये पीएच 8 होगा और फिर 10 होगा। ठीक है ना, तो ये कलर चेंज करता है, 8 से 10 के बीच में अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका कलर चेंज करता है 3 से कहां 4.4 के बीच में। ठीक है, 3 से 4.4 के बीच में कलर चेंज करता है। ठीक है, इसके पहले इनके कलर अलग होंगे और इसके बाद 8 के पहले अलग कलर होगा या कलरलेस होंगे, 10 के बाद ये कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, या 3 के पहले ये कलरलेस होगा, 4.4 के बाद ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। तो इंडिकेटर्स के काम करने का पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझ गए हैं। हमें मालूम चला कि बात किस और के H प्लस की होगी डोमिनेंट, पर वो कॉमन आयन से इंडिकेटर के H को अफेक्ट करेगा। इंडिकेटर का जब H अफेक्ट होगा तो इन दोनों का रेशियो अफेक्ट होगा, और इन दोनों के रेशियो से ही कलर डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना इंडिकेटर्स का। इस समझ को ना मजबूती देने के लिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन की, वीक एसिड टाइप इंडिकेटर,
ठीक है, वीक एसिड टाइप इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर was found to be dissociated at pH 9. Indicator was found to be dissociated at pH 9. pH 9. What will be the percentage dissociation? What will be the percentage dissociation at pH 8? ठीक है, at pH 8. ठीक है, a weak acid type indicator was found to be, है ना, यहां पे एक चीज मिस हो गई है, 60% dissociated at pH 9. What will be the percentage dissociation at pH 8? ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी ना, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे। HIN चेंजेस इनटू H प्लस प्लस IN माइनस है, इसको 100 ले लीजिए, 0 0 100 माइनस 60 60 60 लिख सकते हैं। तो इंडिकेटर, ये शुरुआत है, ये बहुत समय बाद है, तो आप इंडिकेटर के लिए मैंने आपको pH का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया, उसमें pH 9 है, तो pH इज इक्वल टू PKIN HIN प्लस log IN माइनस 60/40 60/40। अब कहा जा रहा है कि तब pH, जब pH 8 है तब कितना परसेंटेज डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसे ही लिख लिया मैंने, मैं क्या लिख रहा हूं, HIN यहां लिख रहा हूं, चलिए HIN इज चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस, है ना, IN माइनस, ऐसे लिखा मैंने। 100 लिया मैंने, 0 0 100 में से मान लीजिए x चला गया, x बना। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि इस वक्त pH जो है वो 8 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, pH इज इक्वल्स टू, है ना, इस केस के लिए लिख रहा हूं, pH इज इक्वल्स टू PKH IN प्लस log 100 बाय, नहीं सॉरी, IN माइनस मतलब x बाय 100 माइनस x, HIN 100 माइनस x। इसको सॉल्व करना हमारा मेन मकसद रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो घटा दीजिए इसको। ठीक है, इसे घटा दिया जाए, 9 माइनस 8 इज 1, ये घट जाएगा, log 3/2 माइनस log x बाय 100 माइनस x। ठीक है, ऐसे लिखा। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, log 1 कब आता है, जब log 10 हो। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 10 इज इक्वल्स टू log, अगर दो चीज घटाई जाती है तो वो एक्चुअली डिवाइड आती है, यानी 3/2 इंटू, और इसको डिवाइड करें, यानी 100 माइनस x बाई x। ठीक है, यहां जगह थोड़ी कम है, ऐसे आ जाएगा, 3/2 है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, x, और 100 माइनस x ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, log log अलग हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 100 माइनस x बाई 2x, 20x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 3x। ठीक है ना, 20x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 3x, 23x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू, है ना, 300 बाई 23, दैट इज 13.04%। ठीक है, x इज 3.04। अब 100 में से जितना टूटा है वही उसका परसेंटेज हो जाएगा, तो यानी x जो है 13.04% हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका, है ना, हो गया इंडिकेटर पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसमें इंडिकेटर का कम और एक वीक एसिड का के ऊपर ये ज्यादा क्वेश्चन था। ठीक है ना, वीक एसिड के ऊपर, है ना, एक क्वेश्चन में ज्यादा चीजें पूछी गई। तो आइए कुछ इंडिकेटर भी होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला ताकि आपके मन में ये बात बैठ जाए कि इंडिकेटर आर नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम वीक एसिड्स और वीक बेसिस। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन का मेरे मकसद था कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि दे कैन बिहेव एज, है ना, वीक, दे जस्ट बिहेव एज वीक एसिड एंड वीक बेसिस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस की तरह ही बिहेव करेंगे।
अब आइए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा इंडिकेटर का बिहेवियर भी है ना पे क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेटर HIN has KHIN equal to 10 to the power of minus 10. The acid form, कौन सा एसिड फॉर्म? HIN है ना, HIN को ये एसिड फॉर्म कह रहे हैं, is yellow and the basic form that is the basic form iron minus is red. The yellow color is visible when HIN is to IN, यानी yellow form is to red form has a ratio of 3:1, and red color is predominant when ratio of red is to yellow form, when ratio of red यानी IN minus is to HIN form is 2:1. Calculate the pH range of indicator. तो ये भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है बल्कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे पीएच रेंज बताने की है ना, कैलकुलेट द है ना पीएच रेंज ऑफ द इंडिकेटर। पीएच रेंज का मतलब वो पीएच जिसमें इंडिकेटर, वो पीएच का रेंज जिसके बीच में इंडिकेटर अपना कलर बदल लेगा, वो पीएच रेंज आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि व्यूअर्स पहले अपनी तरफ से अपना एफर्ट लगा लें, अगर नई चीजें आती हैं तो फिर आप है ना सॉल्यूशन देखें। अब कहा जा रहा है कि येलो कलर कब दिखेगा? जब है ना IN माइनस इज टू HIN बाई IN माइनस का रेशियो 3:1 है, यानी उल्टा कर लो, IN माइनस और HIN का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। ठीक है, तो जब ये रेशियो IN माइनस इज टू HIN का रेशियो 1:3 और उससे कम होगा तब ये येलो होगा। ठीक है, तब ये येलो फॉर्म में होगा। ठीक है, येलो होगा। और जब IN माइनस और HIN, जब IN माइनस और HIN का रेशियो 2:1 होगा, ठीक है ना, 2:1 होगा, यानी ऐसे इधर है ना 2:1 होगा, यानी जब IN माइनस इज टू HIN का जो रेशियो होगा है ना वो 2:1 हो जाएगा। तो ये है ना येलो ना दिखकर किस रंग का दिखेगा? है ना, रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, देन इट विल बी रेड कलर्ड। ठीक है, रेड कलर्ड होगा। तो यही जानना चाहते हैं कि वो क्या पीएच का रेंज होगा। ठीक है, क्या पीएच का रेंज होगा जिसमें कलर में चेंज आएगा। ठीक है, कलर विल चेंज, यानी इनिशियली किस पीएच से रंग बदलना शुरू होगा और है ना किस पीएच से रंग बदलना शुरू होगा और फाइनली किस पीएच तक रंग बदलता रहेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ना दैट इज, लेट मी टेल यू, दैट इज नॉट एट ऑल अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला इंडिकेटर्स के लिए मैंने बताया था PKHIN प्लस लॉग दिस बाई दिस, तो ये तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, IN माइनस बाई HIN होता है। ठीक है, HIN होता है। ठीक है, पीएच कितना हो जाएगा? पीएच इज इक्वल्स टू PKIN कितना हो जाएगा? तो अगर KIN 10 to the power of minus 10 है तो PKIN हो जाएगा माइनस लॉग 10 to the power of minus 10। ठीक है, यानी 10 हो जाएगा। 10 प्लस लॉग, इनका रेशियो कितना है? 1:3, यानी ये माइनस लॉग 3 हो जाएगा और लॉग 3 की वैल्यू 0.48 होती है,
यानी इसका जो पीएच है वो 10 माइनस 0.48 आएगा, 0.48 आएगा, यानी इसका इनिशियल पीएच जो आएगा जिससे ये रंग बदलना शुरू करेगा वो 9.52 होगा। ठीक है ना, 9.52 से ये रंग बदलना शुरू कर देगा। ठीक है, और फाइनली ये किस पीएच तक रंग बदलता रहेगा, तो फाइनली ये जिस पीएच तक रंग बदलेगा है ना, वो हो जाएगा PKHIN प्लस लॉग है ना, आयन माइनस और HIN का रेशियो यानी 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3 होती है ना, तो ये आपका आ जाएगा 10.3, यानी फाइनल पीएच जो होगा इसका फाइनल पीएच, वो फाइनल पीएच निकल के आ जाएगा 10.3। तो मैं कह सकता हूं कि है ना, जो बफर रेंज है वो 9.52 से है ना, सॉरी बफर रेंज नहीं, पीएच का जो रेंज वो 9.52 से 10.3 है, यानी 9.52 से ना 10.3 के बीच में ये अपना कलर चेंज करेगा। 9.52 से पहले ये येलो कलर का होगा और पीएच 10.3 के बाद इस ना कलर जो है वो रेड होगा और कलर चेंज इसी के बीच में आएगा। ठीक है, तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, जो इंडिकेटर्स की समझ को हमारे और बेहतर करता है। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं जो इस लेक्चर का है, लेक्चर नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन, वो भी इंडिकेटर पे ही बेस्ड है। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन pH of 0.1 m solution of NaA is 8.92 is 8.92. Calculate pKa of HA. ठीक है, HA। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है, इफ फिनॉल्थैलीन है ना, एक इंडिकेटर है जिसका pKa 9.52 है। ठीक है ना, इस इंडिकेटर का pKa 9.52 है। बी एडेड, इफ फिनॉल्थैलीन is added in the solution is added to the solution predict whether pink color will be visible or not. Pink color will be visible or not. ठीक है, pink color will be visible or not under the medical fact that our eyes can see the pink color if the molar percentage of ionized form of indicator is 25% or more. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन के इंतजार में भी था ना। मैंने अब तक आपको पहला क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए कराया ताकि आपको एक फीलिंग आए कि इंडिकेटर्स बेसिकली एक साधारण वीक एसिड और वीक बेस होता है। सेकंड क्वेश्चन में है ना, आपको मैंने सिखाया कि पीएच रेंज किसे कहते हैं, बफर किस से किस पीएच के बीच में अपना कलर चेंज करेगा है ना, ये हमने निकालना सीखा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन नहीं किया था कि पहले से उसके अंदर कोई चीज है जिसके वजह से पीएच बदल रहा है और साथ में उसके अंदर इंडिकेटर भी है, तो बदलती चीज के पीएच से
इंडिकेटर जो अफेक्ट होगा तो उसके कलर कैसा दिखेगा ये अब हमें पता लगाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है Na का, ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसका एसिडिक पार्ट वीक है, यानी ये हाइड्रोलिसिस करेगा और ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो पीएच में बदलाव आएगा। अब ये जिस भी पीएच पे मौजूद है ना, उस पीएच पर मैं फिनोल्फ्थालीन के आयंस का है ना रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये है ना 25% है कि नहीं, क्योंकि 25% से ज्यादा होता है तभी हमें हमारे कलर, हमारी आंखों को ये पिंक कलर का दिखेगा अगर आयनाइजेशन 25% ज्यादा होगा। अगर इसमें 25% से फिनोल्फ्थालीन में कम डिसोसिएशन होगा तो वो चीज जो है ना पिंक कलर आपको नहीं दिखेगा। तो ये पता लगाना है मुझे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ना, इसको सॉल्व किया जाए। पहला चीज तो क्या है, मैं देख रहा हूं कि pH of 0.1 m Na is 8.92, कैलकुलेट द pKa of Ha। तो अपने आप में एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। Na एक सॉल्ट है जो सॉल्ट पानी में जाने के बाद 100% टूट जाते हैं, यानी अगर ये 0.1 है तो ये 0.1 0 0 0 0.1 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अगला केस क्या, अब जो ये वीक एसिडिक पार्ट है, मैंने लेक्चर नंबर 5 और 6 में सिखाया है, वीक पार्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस करना शुरू करेंगे Ha और साथ में OH माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OH के बनने से सॉल्यूशन जो धीरे धीरे एल्कलाइन होने लगेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे सॉल्ट्स के लिए pH का फॉर्मूला बताया था जो इस तरह का था, pH इज इक्वल्स टू है ना हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो pH कितना है इस सॉल्ट का दिया हुआ है 8.92 8.92 इज इक्वल्स टू हाफ pKw इज 14, pKa मुझे निकालना है और प्लस log C कॉन्सेंट्रेशन उस आयन का है ना जो हाइड्रोलाइज होने वाला है। तो ऐसे आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। ठीक है ना, 0.1 है। तो हम लोगों को सिर्फ इसको सॉल्व करना मात्र है ना रह गया है, तो हम pKa निकाल लेंगे। ये pKa उस एसिड का होगा जिसको हम Ha कह रहे हैं, इस एसिड Ha का है ना pKa आ जाएगा जहां से इस सॉल्ट का एनायन आया है। ठीक है ना, उस एसिड का pKa हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो बड़ा सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे इसको है ना, ये आ जाएगा हाफ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 2 2 4, 2 9 18, 1 यहां पे 8 और 2 8 16 और 1 17, 17.84 इज इक्वल्स टू 14 प्लस pKa 10 log 10 to the power of -1 is -1। ठीक है, ऐसा यानी ये 13 हो जाएगा, 13 उधर घटाएंगे है ना तो ये आ जाएगा 4.84 इज इक्वल टू pKa आ जाएगा। ठीक है ना, pKa की वैल्यू 4.984 आ गई। तो एक काम तो हो गया, pKa की वैल्यू निकल गई। अब पूछा गया है कि फिनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर है और उसका pK HIN, इसको HIN कह सकते हो, HIN की वैल्यू दी गई है 9.52 है। ठीक है, तो पिंक कलर उसका दिखेगा कि नहीं इस pH पे। ठीक है, तो फॉर इंडिकेटर हम फॉर्मूला तो जानते ही है ना, फॉर इंडिकेटर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर इंडिकेटर्स वी कैन से pH इज इक्वल्स टू pK HIN प्लस log आयनाइज्ड फॉर्म बाय log का आयनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। pH की वैल्यू दी गई है 8.92 है, तो इसको 8.92 ले लीजिए। pK HIN की वैल्यू दी गई है 9.52, इसको ले लिया मैंने, प्लस log आयनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। घटाइए इसको, ये इसको घटाने पर मुझे ऐसा लगता है कि कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 इज इक्वल्स टू, वो भी माइनस होगा, माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू log है ना आयन माइनस बाय HIN। खाली 0.6 को आप log 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माइनस log 4 इज इक्वल्स टू log आयन माइनस बाय HIN। ठीक है, ये -1 है, माइनस यहां पे पावर हो जाएगा -1, ये 1/4 हो जाएगा। log 1/4 इज इक्वल्स टू log आयनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म, ऐसे लिखा मैंने। यानी मैं लिख सकता हूं कि log हटा दिया मैंने, आयन माइनस बाय HIN इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं
आयनाइज्ड पार्टिकल इतने हैं और अनआयनाइज्ड पार्टिकल इतने हैं, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो आयनाइज्ड पार्टिकल बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल HIN प्लस IN माइनस इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 100 किया मैंने। अब क्या है, ये जो है ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म। परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू, ठीक है, 100/5 यानी 20%। ठीक है, अच्छा, अब आयनाइज्ड फॉर्म का परसेंटेज मैंने निकाला है 20%, और आयनाइज्ड फॉर्म जब तक 25% नहीं होगा, जब तक 25% नहीं होता है ना, तब तक हमको उसका पिंक कलर नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तब तक हमें उसका पिंक कलर नहीं दिखाई पड़ता। यानी मैं कह सकता हूं कि नो पिंक कलर वोंट बी विजिबल। पिंक कलर विल नॉट बी विजिबल। ठीक है ना, तो पिंक कलर विल नॉट बी विजिबल, ऐसे लिख लीजिए, विल नॉट बी विजिबल। ठीक है, तो पिंक कलर आपका विजिबल नहीं होगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने, आपको याद होगा, पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉली एसिडिक बेसिस के टाइट्रेशन कर्व्स पढ़े। बेसिकली अगर ट्राइप्रोटिक एसिड है तो मोनोप्रोटिक एसिड का एस कर्व 3 बार हो जाता था, है ना, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। ऐसे ही पॉली एसिडिक बेसिस के टाइट्रेशन कर्व्स के बारे में जाना। ये भी जाना कि इंडिकेटर्स की फंक्शनैलिटी क्या है, हाउ डू दे फंक्शन, कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो अपना कलर बदलते हैं। और समझने के लिए 3 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो इंस्टेट करता था कि इंडिकेटर्स एक वीक एसिड और वीक बेस ही है ना। सेकंड चीज, उनके कलर चेंज करने का क्या पीएच रेंज होगा, उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराया, इसमें क्वेश्चन आते हैं। और लास्टली हम लोगों ने, है ना, पीएच का जो पीएच जो इंडिकेटर है उसका पीएच किसी और से कंट्रोल हो रहा था, और तब उसका कलर दिखेगा कि नहीं, ये कलर दिखेगा कि नहीं, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसमें सबसे अच्छी सीखने की बात है कि आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म के रेशियो मिलने के बाद परसेंटेज कैसे निकालना है, ध्यान देना आपको। ठीक है ना, इंटू 100 करके परसेंटेज नहीं निकाल देना, टोटल आयंस यहां होने चाहिए, ऐसे परसेंटेज निकल जाएगा। तो आज इस लेक्चर में मैं, है ना, संतुष्ट हूं कि आपने इंडिकेटर्स के बारे में और टाइट्रेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। ये लेक्चर नंबर 10 है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में, और अंतिम सेक्शन पे बात करते हैं आयनिक के, जिसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।